बिहार की सियासत में एक बार फिर महाभारत की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि संग्राम तो छिड़ गया है, लेकिन इसका नतीजा अगर भयावह हुआ तो पूरा देश हिल जाएगा। जनादेश पर सवाल, हलफनामों पर बवाल और वोट को लेकर भयंकर उथल पुथल। चुनावी नतीजों को आए 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या लोकतंत्र के मंदिर में भरोसे की नींव हिलाई गई है? क्या सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए नियमों को दरकिनार किया गया है? आरोप ऐसे जो सियासी गलियारों में सनसनी फैला रहे हैं। वोट खरीदने की चर्चा, दस्तावेजों में कथित गड़बड़ी और आंकड़ों पर उठती उंगलियां, बड़े नाम, बड़ी कुर्सियां और बड़ा दांव। अब मामला पहुंच चुका है कोर्ट की चौखट पर, जहां सच और सियासत आमने सामने खड़े हैं। सवाल सिर्फ कुछ सीटों का नहीं, बल्कि सिस्टम की साख का है, लोकतंत्र की बुनियाद की है। क्या यह महज आरोप है, या फिर कोई बड़ी साजिश, या फिर सच्चाई? और अगर सच है तो क्या यह साबित होगा, या फिर सियासी शोर में दब जाएगा? बिहार की राजनीति में इस वक्त महा घमासान हो रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में कथित वोट चोरी पर मचे बवाल की, जिसने पूरे देश को हिला दिया है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरे बिहार में मच गया हड़कंप। हाई कोर्ट की नोटिस से सनसनी, कथित वोट चोरी पर भारी बवाल। क्या 42 विधायकों की जाएगी विधायकी? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कथित वोट चोरी और हलफनामे में गलत जानकारी देने का मामला अब पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। और अब पटना हाईकोर्ट ने प्रदेश के जीते हुए 42 विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांग लिया है। इन विधायकों के खिलाफ हारे हुए विपक्षी उम्मीदवारों ने याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि चुनाव के दौरान वोट खरीदे गए और नॉमिनेशन के समय दिए गए हलफनामे में गलत जानकारी दी गई। साथ ही एनडीए पर वोटरों को 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदने का भी आरोप लगाया गया। जिन प्रमुख नेताओं के नाम याचिकाओं में शामिल हैं, उनमें बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, बीजेपी के सीनियर लीडर प्रेम कुमार, ऊर्जा मंत्री जेडीयू के कद्दावर नेता विजेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मंत्री और विधायक बीजेपी के जीवेश मिश्रा, जेडीयू विधायक चेतन आनंद, आरजेडी विधायक अमरेंद्र प्रसाद समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए करीब 100 दिन हो चुके हैं, लेकिन चुनाव में कथित धांधली को लेकर विवाद अब भी थम नहीं रहा है। विपक्षी पार्टियां लगातार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े कर रही है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हाल ही में खटखटाया था। हालांकि वहां पार्टी को जोरदार झटका लगा था और अब फिर चुनाव में गड़बड़ी और हलफनामे में गलत जानकारी देने का मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा है। बता दें कि चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस और आरजेडी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए थे। कांग्रेस का दावा था कि 6 अक्टूबर को बिहार में वोटरों की संख्या लगभग 7 करोड़ 42 लाख की थी, जो 11 नवंबर तक बढ़कर 7 करोड़ 45 लाख की हो गई। यानी चुनाव प्रक्रिया के दौरान करीब 3 लाख नए वोटर जोड़े गए। इन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठाती रही। हालांकि न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चुनाव आयोग के एक अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि नामांकन की अंतिम तारीख से 10 दिन पहले तक जो प्राप्त आवेदन थी, उसकी जांच के बाद लीगल वोटरों के नाम लिस्ट में जोड़े गए, जिससे ये इजाफा हुई। बता दें कि पहले चरण के लिए बिहार में 10 अक्टूबर से नामांकन शुरू हुआ था और दूसरे चरण के लिए 13 अक्टूबर से, जबकि वोटिंग 6 और 11 नवंबर को हुई थी। और चुनावी परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के 14 नवंबर को घोषित हुए थे, जिसमें एनडीए गठबंधन ने 202 सीटों पर शानदार बम्पर जीत दर्ज की थी और आरजेडी गठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गया था, जबकि ओवैसी की पार्टी को 6 और मायावती की बीएसपी को केवल 1 सीट मिली थी। और उसके बाद से ही खासकर आरजेडी और कांग्रेस लगातार चुनावी नतीजों पर सवाल उठाते रहे हैं और इसी से बिहार में खूब बवाल देखने को मिल रहा था। अगर आरोप सही हुए तो फिर क्या होगा? अगर चुनाव में वोट खरीदने, हलफनामे में गलत जानकारी देने और जानबूझकर वोटर लिस्ट में हेरफेर जैसे आरोप सही साबित होते हैं, तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले जो विधायक इसमें शामिल हैं, जिनका नाम है, उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है और उनकी सीटों पर दोबारा चुनाव कराने का आदेश भी दिया जा सकता है। हलफनामे में गलत जानकारी देना जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्यता और आपराधिक मुकदमे का आधार बन सकता है, जिससे जेल और जुर्माने तक की नौबत आ सकती है।
अगर सुनियोजित तरीके से वोट खरीदने के तथ्य प्रमाण मिलते हैं तो संबंधित प्रत्याशियों के चुनाव को निरस्त किया जा सकता है और उन्हें भविष्य में चुनाव लड़ने से भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। इससे सरकार का बहुमत प्रभावित हो सकता है और संतुलन भी बिगड़ सकता है। चुनाव आयोग की भूमिका की भी न्यायिक जांच हो सकती है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही तय होगी। सबसे बड़ा असर लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ेगा। जनता का भरोसा डगमगा सकता है और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। कुल मिलाकर आरोप सिद्ध होने पर यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी भूचाल में बदल सकता है। यह लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा कर देगा। यह पार्टियों को उनके विचारधारा से अलग कर देगा और लोकतंत्र में जहां जनते, चुनावी वादे, मुद्दे, ये सब बड़ी बड़ी बातें की जाती है, वहां पर फरेब, झूठ, ये सब हावी हो सकता है। लेकिन यह तब होगा जब ये सो कॉल्ड आरोप सही साबित होंगे, जिसकी संभावना बेहद कम नजर आ रही है। हार को क्यों नहीं पचा पा रही है विपक्षी पार्टी? इसका दूसरा पहलू यह है जो ज्यादा मजबूत है कि विपक्ष हार से बौखलाया हुआ है। देश में राजनीतिक परिदृश्य में यह आम पैटर्न बनता जा रहा है कि विपक्ष लगातार अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाता है। जहां चुनाव जीतता है वहां जीत को लोकतंत्र की जीत मानकर उसका खूब स्वागत करता है और शासन संस्थाओं पर भरोसा जताता है। लेकिन जैसे ही हार का सामना विपक्ष को करना पड़ता है, वैसे ही वो वोटिंग प्रक्रिया और टेक्निकल व्यवस्थाओं पर ही सवाल उठाने लगता है। अक्सर हार के बाद आरोपों की बाढ़ आ जाती है। वोट चोरी, ईवीएम में गड़बड़ी, वोटर लिस्ट में हेरफेर, चुनाव आयोग की मिलीभगत, ऐसी बातें उठाई जाती हैं। ऐसे बयान केवल चुनाव के परिणामों पर ही सवाल नहीं उठाते बल्कि जनता के विश्वास और लोकतंत्र की साख को भी प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दलों की यह रणनीति सियासी विवाद और जन सांप्रदायिक माहौल पूरी तरह से बिगाड़ सकती है, जिसने शासन प्रशासन में स्थिरता कम हो सकती है। सवाल यह है कि लोकतंत्र में जीत और हार दोनों ही स्वाभाविक है, लेकिन जब विपक्ष हार को स्वीकार करने की बजाय हर बार प्रणाली पर संदेह जताता है तो इससे केवल राजनीतिक तनाव बढ़ता है और जनता के बीच भरोसे की दरारें गहरी होती है। इससे साफ है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, हार स्वीकारना भी बेहद जरूरी है और प्रक्रिया पर भी भरोसा बनाए रखना बेहद जरूरी। यही विपक्ष जब झारखंड, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश ऐसे जगहों पर चुनाव जीत जाता है तब सब कुछ ठीक हो जाता है। ईवीएम भी ठीक, कोर्ट भी ठीक, सरकार भी ठीक। लेकिन जैसे यह विपक्ष कहीं चुनाव हार जाता है, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, तो फिर ये छाती पीटने लगते हैं और ये हर सिस्टम पर सवाल उठाने लगते हैं। ये लोकतंत्र पर सवाल उठाने लगते हैं और इनके चेले चपाटे तो देश की अदालतों को भी कटघरे में खड़े करते हैं। ऐसे में यहाँ सवाल विपक्ष की नीयत पर है, विपक्ष की मंशा पर है, विपक्ष की रणनीति पर है कि वो बार बार चुनाव क्यों हारता है। लेकिन विपक्ष इन बातों पर ध्यान देने की बजाय जबरदस्ती के ऐसे मुद्दे सामने लाता है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है पीके को, उसके बाद अब हाई कोर्ट से अगर झटका लग गया तो लोगों के दिल से विपक्ष नाम का शब्द बहुत ज्यादा कटघरे में खड़े हो जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा टारगेट पर होंगे तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे लोग, जो वोट चोरी को लेकर 24 घंटा लोगों को गुमराह करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पीके को पहले ही दे चुका है झटका। 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की मांग को खारिज कर दिया। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने जन स्वराज पार्टी को पहले हाई कोर्ट जाने को कहा। इसके बाद जन स्वराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कह दिया कि लोग कोर्ट का इस्तेमाल लोकप्रियता हासिल करने के लिए कर रहे हैं। कोर्ट ने जन स्वराज पार्टी को पटना हाईकोर्ट जाने की सीधी सलाह दी। जन स्वराज के वकील चंद्र उदय सिंह ने कहा, जो राज्य गरीब है और बजट में भी इसका प्रावधान नहीं था, न ही पॉलिसी मैटर था, लेकिन वहां सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने चुनाव के दौरान जब आदर्श आचार संहिता लागू थी तो महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए। यह चुनावी आचार संहिता का सरासर उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि इस योजना के तहत चुनावी प्रक्रिया के दौरान 15,600 करोड़ रुपए महिला वोटरों के बैंक खाते में सीधे सीधे ट्रांसफर किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि चुनाव के दौरान बिहार सरकार ने गैर कानूनी तरीके अपनाए, वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए महिलाओं के खाते में पैसे डाले गए। सरकार ने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया, आचार संहिता का उल्लंघन किया, इसलिए चुनाव रद्द करके दोबारा चुनाव करवाया जाए। याचिका में कहा गया था कि प्रदेश में जब आचार संहिता लागू थी तब महिलाओं को जानबूझकर पैसे दिए गए ताकि महिलाओं के वोट बीजेपी और जेडीयू को ट्रांसफर हो जाएं।
उस वक्त ऐसे कदम को गैर कानूनी माना जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उस चुनाव में आपकी पार्टी को कितने वोट मिले, जनता ने आपको नकार दिया, लेकिन अब आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे प्रशांत किशोर को और उनकी पार्टी को, जन स्वराज को एक तगड़ा झटका दिया। और यह झटका उन विपक्षी पार्टियों के लिए भी था जो बार बार देश में वोट चोरी का राग अलापते हैं, जो बार बार सिस्टम पर सवाल खड़े करते हैं, चुनाव हारने के बाद जो फूट फूट कर रोते हैं। ऐसे लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा प्रहार किया और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इन लोगों ने अब हाई कोर्ट का रुख किया है। हालांकि अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट ने जिन 42 विधायकों को नोटिस दिया है उनकी ओर से क्या जवाब सामने आता है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।